पॉल्यूशन की एक कैटेगरी थर्मल पॉल्यूशन भी है। थर्मल पॉल्यूशन मतलब जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इन सभी जगहों पर जो गर्म पानी रिलीज होता है स्ट्रीम्स में, वो थर्मल पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा कॉज है। हालांकि ये बहुत कम अमाउंट में हो, बहुत कम ही टेम्परेचर मतलब राइज अप हो तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक्सेसिवली टेम्परेचर हाई है तो थर्मल पॉल्यूशन कुड बी अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि अगर आप बहुत लंबे समय तक वार्म वाटर या हॉट वाटर को डिस्चार्ज करते रहेंगे रिवर्स में, तो इससे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके बॉडी पे टेम्परेचर का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन वाई वी आर डिस्कसिंग दिस थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन मोस्टली ये जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स जो हैं उनसे मोस्टली ये थर्मल पोल्यूशन होता है। और इसके कारण सराउंडिंग्स में, इकोसिस्टम में जो टेम्परेचर है उसका रेंज बढ़ जाता है। हाई टेम्परेचर रेंज देखिए मॉडरेट होगा ना बच्चों, तो कोई तो इतना इशू नहीं आने वाला है, लेकिन एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर होगा तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स पे भी जो जनरेट होता है पोल्यूशन, उसके लिए भी हम काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने लगे हैं, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रूल्स बन गए हैं, उसको भी हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब अगर मैं कुछ केस स्टडीज़ के बारे में बात करूं, क्योंकि मैंने पानी के अंदर बहुत अलग अलग सोर्सेज से पोल्यूटेंट्स ऐड किए हैं, सो ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिग्रेडेड कम्प्लीटली। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाटर को इम्प्रूव करना है, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो पहले ज़रा टाइप्स ऑफ वेस्ट समझ लें, जो इम्प्यूरिटीज़ हमने वाटर में ऐड की हैं वो समझ लें। कुछ इम्प्यूरिटीज़ जैसे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं जो कि सैंड, सिल्ट, क्ले के फॉर्म में ऐड होते हैं। ये इनसोल्यूबल होते हैं ना बच्चों, इनसोल्यूबल हैं इसलिए हमेशा तैरते रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे। उनमें से भी सैंड और सिल्ट तो सेडिमेंट हो जाएगी, सैंड थोड़ी सी सस्पेंडेड रह सकती है और क्ले तो विल रिमेन सस्पेंडेड। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं विच विल क्रिएट ट्रबल, जो पूरे के पूरे वाटर को टर्बिड बना देंगे। देन कोलॉइडल मटेरियल, फीकल मैटर कोलॉइड्स बना लेते हैं, है ना। इसके अलावा हमने पेपर्स रिलीज किए हों तो पेपर के पीसेस हों, फाइबर्स हों, बैक्टीरियाज हों, इवन ये सब कोलॉइडल फॉर्म में रहेंगे हमारे पानी के अंदर, हमारे वेस्ट वाटर में। देन वी हैव डिजॉल्व मटेरियल्स जो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएंगे। ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो कभी ना कभी आपने फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में रिलीज किए हैं हमारी स्ट्रीम्स में। तो इनऑर्गेनिक सल्फेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, ये सब केमिकल्स क्या हैं बच्चों मेरे लिए, पोल्यूटेंट्स हैं। ये सब पोल्यूटेंट है बेटा, ये सारी इम्प्यूरिटीज पोल्यूटेंट्स हैं और ये सब हमारे पानी को गंदा करती हैं। इनको ही हमें रिमूव करना है और अलग अलग स्ट्रैटेजीज से रिमूव करना है। तो देखिए हमने कुछ इंटीग्रेटेड मेथड्स यूज करने की कोशिश की जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो इको फ्रेंडली हो बेटा। उसका कारण ये है कि अगर आप इको फ्रेंडली टेक्निक्स यूज करते हैं तो इससे हमारे नेचर को भी हार्म नहीं होगा, प्लस जो रिसोर्सेस हैं उन्हें हम बहुत जुडिशली यूज कर पाएंगे, ठीक है। मतलब हम वाटर को बहुत इजीली क्लीन कर पाएंगे। तो देखिए हमने कुछ इंटीग्रेटेड मेथड्स यूज की हैं जहाँ पे हमने आर्टिफिशियल मेथड, मतलब हमारे जो एसटीपीज में फॉलो किए जाने वाले रूल्स हैं, प्रोसेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और इसके अलावा नेचुरल प्रोसेसेस। यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल फॉरेस्ट लैंड के बारे में या कुछ स्पेशल लैंड्स के बारे में बात करूँगी जो मार्शी एरियाज में स्पेसिफिकली हम प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से हम फॉरेस्ट में पूरा प्रॉपर ये इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज़ करेंगे, मतलब फॉरेस्ट को डेवलप करना, या नॉट एग्जैक्टली फॉरेस्ट को डेवलप करना है बेटा, यहाँ पे ट्रीज को ज़्यादा प्लांट करके और उनको यूज़ करना है प्योरिफिकेशन के लिए। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। सो इट विल बी अ ब्लेंड ऑफ टू टेक्निक्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जैसे ये केस स्टडी है, ओरिजिनली ये हुआ है बेटा, इसीलिए हम इसे केस स्टडी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। टाउन ऑफ अरकाटा, जहाँ पे जो अलोंग विद द नॉर्दर्न कोस्ट इंडिविजुअल्स है ना, नॉर्दर्न कोस्ट जो था, कैलिफोर्निया का नॉर्दर्न कोस्ट जो था, वो वहाँ के लोगों ने और टाउन ऑफ अरकाटा के लोगों ने एक स्पेशल टेक्निक निकाली, एक स्पेसिफिक मेथड निकाली, जिस मेथड को यूज़ करके हम बहुत ईजीली वाटर को प्योरीफाई कर पा रहे हैं, सीवेज वाटर को प्योरीफाई कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ बेटा कुछ बायोलॉजिस्ट का, जो हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के लोग, मतलब जो प्रोफेसर्स थे या जो बायोलॉजिस्ट थे जो वहाँ पे काम करते थे और साइंटिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उन लोगों को लिया गया और इसके अलावा कुछ टाउन पीपल को लिया गया।
नॉर्मल जो टाउन पीपल्स हैं, है ना, उनको इकट्ठा किया गया। इन दो के कॉम्बिनेशन से एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक डिज़ाइन की गई, जिसे हमने नेचुरल सिस्टम के साथ कोलैबोरेट किया। इन दोनों टेक्निक्स का जो मिक्स ब्लेंड था, इन्हें हमने यूज़ किया इन द प्योरिफिकेशन। अब ये जो क्लीनिंग प्रोसेस थी, इस मेथड में, इस टेक्निक में जो क्लीनिंग प्रोसेस थी वो हमने दो तरीकों से करी है। एक कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन था बेटा। कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन का मतलब क्या, आप याद कीजिए, जो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं, उसमें हम पहला स्टेप यूज़ करते हैं एरोबिक, ठीक है। उसके भी पहले बता देती हूँ, चलिए प्लीज़ थोड़ा और पीछे चलते हैं। फिजिकल प्रोसेस यूज़ होती है बेटा, है ना। फर्स्ट स्टेप वुड बी फिजिकल प्रोसेस, सेकेंड स्टेप वुड बी बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है हमारी सेकेंड प्रोसेस, उसमें हमारे पास एरोबिक है और दूसरा अनएरोबिक है, और तीसरा मेरे पास जो ट्रीटमेंट था वो दैट वाज केमिकल ट्रीटमेंट। ये 3 स्टेप्स थी मेरे पास, अगर आपको याद हो तो। इन 3 स्टेप्स के थ्रू हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को यूज़ किया था, या इन 3 स्टेप्स को हमने एसटीपीज में यूज़ करके वाटर को प्योरीफाई किया था, क्लीन किया था, इज़न्ट इट। अब हमने इन सारी मेथड्स को कर लिया, और उसके बाद जो पानी है, या इनफैक्ट केमिकल छोड़ दीजिए, आप एरोबिक एनारोबिक स्टेज पर ही इस पानी को आप कहाँ पे छोड़ सकते हैं, हमारे सेकेंड जो थर्ड स्टेप है, उस थर्ड स्टेप पे क्या करना है बेटा, कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन करना है, मतलब फिजिकल प्रोसेस करना है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन ये 2 मेथड्स यूज होंगी, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन जो है, इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके हम जो फिजिकल पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड हैवी पार्टिकल्स हैं, उन्हें रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम फिर से पानी को फिल्टर करेंगे और फिर उसको क्लोरीन से ट्रीट कर देंगे। क्लोरीनेटेड वाटर में काफ़ी हद तक जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाएंगे। ये एक डिसइंफेक्टेंट है बच्चों, आपको पता है क्लोरीनेटेड वाटर इज़ अ डिसइंफेक्टेंट। ये डिसइंफेक्टेंट यूज़ होगा वाटर को क्लीन करने के लिए, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जितने भी, जैसे ये डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करने के बाद, फिल्ट्रेशन के बाद और सेडिमेंटेशन के बाद, फिजिकल पार्टिकल्स विल बी रिमूव्ड, हैवी मेटल्स विल बी रिमूव्ड, है ना। ये हैवी मेटल्स काफ़ी हद तक हमने इस स्टेप पे कवर अप करने की कोशिश की है, बट स्टिल, क्योंकि हैवी मेटल्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर फिक्स करके और खुद के सिस्टम के लिए अगर यूज़ कर लेता है, तो इन हैवी मेटल्स का रिमूवल ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा, ठीक है। तो केमिकल्स को यूज़ किए बिना हम इन हैवी मेटल्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, और किसकी मदद से करेंगे बेटा, अब हम जो आगे स्टेप पढ़ने वाले हैं उसकी मदद से। ये हमने एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है, जहाँ पे कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है विद द वेटलैंड्स। देखिए, यहाँ पे क्लैरिफायर्स डेवलप्ड हैं। इस जगह पे वाटर में डिसइंफेक्टेंट्स ऐड करके हम उसके अंदर से किसी भी पैथोजन को रिमूव कर रहे हैं। क्यों बेटा, क्योंकि अब इस पानी को मैं प्लांट्स को हैंड ओवर करने वाली हूँ। प्लांट्स इस वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे अलोंग विथ हेवी मेटल्स, राइट। हेवी मेटल्स को प्लांट्स अपने लिए यूज़ कर लेंगे, और बचा हुआ वाटर जो है वो भी अपनी प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर लेंगे। इन शॉर्ट, जो नीचे पानी का सोर्स है उसमें से हेवी मेटल्स धीरे 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 रिमूव हो जाएंगी, राइट। डिसइंफेक्शन क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे प्लांट्स रूट से ही पानी एब्जॉर्ब करने वाले हैं। अगर आपने रूट्स के आसपास ही कंटामिनेशन रहने दिया, तो प्लांट के अंदर इन्फेक्शन के केसेस बढ़ जाएंगे। तो उन इन्फेक्शन के केसेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट्स ऐड करते हैं। ये ट्रीटमेंट वेटलैंड्स हैं, जहाँ पे मेरे प्लांट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। ऐसे स्पेसिफिक स्पेशल प्लांट्स हैं बेटा, जो हेवी मेटल्स को अब्जॉर्ब करके वाटर को क्लीन कर देते हैं। एंड देन फाइनली यहाँ पे जो क्लैरिफायर्स हैं, उनसे लास्ट क्लैरिफाई होकर वाटर को हम यहाँ पे डिस्चार्ज करेंगे इन द रिवर्स, ठीक है। डायग्राम आपको सिर्फ समझना है, दिमाग में बिठाना है, लर्न नहीं करना है। सिर्फ समझाने के लिए ये पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम का पिक्चर हमने दिखाया है। एनसीईआरटी में ये नहीं है, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। सिर्फ कनेक्टिविटी समझाने के लिए मैंने ये इमेज यूज़ किया है। देखिए ज़रा प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पे हमने कुछ इनोवेटिव मेथड्स यूज़ की हैं, जहाँ पे हमने कुछ मार्शेस बनाए हैं, 6 कनेक्टेड मार्शेस, ओवर 60 हेक्टेयर्स ऑफ मार्शलैंड प्रिपेयर किया गया था, राइट। आई टोल्ड यू ना बेटा कि हमने मार्शी एरियाज डेवलप किए थे। मार्शी एरियाज मतलब जहाँ पे दलदल वाला हिस्सा हो, जहाँ पे बहुत सारे प्लांटेशन हमने किए हों। ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के जो जड़ें हैं वो नीचे जाएंगी,
वो नीचे से वाटर को अब्जॉर्ब करेंगी और वो जो पानी वो अब्जॉर्ब करेंगी अलॉन्ग विथ हेवी मेटल्स अब्जॉर्ब करेंगी, राइट। ये हेवी मेटल्स प्लांट्स यूज़ कर लेंगे। देखो हमारे कई प्लांट्स ऐसे हैं बेटा जहाँ जो हेवी मेटल्स को यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। तो मेरे प्लांट्स उन हेवी मेटल्स को यूज़ कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे अपनी ग्रोथ, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। मेरा पर्पस भी सॉल्व हो गया और मेरे प्लांट्स भी हैप्पी हैं, राइट। तो दोनों दोनों हैप्पी हो गए, मेरे प्लांट्स भी हैप्पी हैं और मेरा भी पर्पस सॉल्व हो गया। अल्टीमेटली वाटर क्लीन हो गया। अब इस पानी को, जो बचा हुआ पानी है जो प्लांट्स ने अब्जॉर्ब नहीं किया है, इस पानी को आप यूज़ कर लें फॉर अदर एक्टिविटीज़, राइट। हम यहाँ पे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आप एक प्रोसेस यूज़ करते थे विच वॉज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम एसटीपीज में बैक्टीरियाज डालते थे। रिमेंबर, बैक्टीरिया, फंगस, इनको ऐड किया था। अभी मुझे क्या करना है बेटा, अभी मुझे ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में जहाँ पे मैं कर रही हूँ, इन जगहों पे जहाँ पे मैं कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे फंगस और बैक्टीरिया, इवन एल्गी, इनको भी सीड करना है। सीड करने से, ये टर्म यूज़ किया है बेटा एनसीईआरटी ने, इसलिए मैं ये टर्म यूज़ कर रही हूँ आपके सामने। सीड करने का मतलब है इन माइक्रोब्स को भी उस जगह पे हमने रिलीज़ कर देना है। तो ये माइक्रोब्स जब उन एरियाज़ में रिलीज़ हो गए हैं तो अब ये वहाँ पे क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को क्विक करेंगे, फास्ट करेंगे, है ना। इससे दो बेनिफिट हो गए, प्लांटेशन भी हो गया, उन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट नरिशमेंट भी मिल गया इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस, और मेरे जो प्लांट्स हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ब्रीडिंग प्लेस मिल गया, प्लस मुझे एक नेचुरल तरीके से वाटर क्लीन मिल गया, राइट। तो ये इंटीग्रेटेड मेथड हो गई जहाँ पे ये बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई ये क्या करेंगे, आइदर दे विल न्यूट्रलाइज द केमिकल्स और द पोल्यूटेंट्स और दे मे इवन अब्जॉर्ब, इफ दे रिक्वायर दे विल अब्जॉर्ब, एंड दे वंस दे हैव अब्जॉर्ब दे कैन एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब होता है बेटा उपयोग में लाना, ओके, यूज़ करना। तो अब जब उन्होंने एक बार इन चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लिया, अब्जॉर्ब करे ही क्यों होगा, खुद सोच के देखो ना आप, अब्जॉर्ब इसीलिए तो करा होगा क्योंकि उन्हें यूज़ करना है। तो वो एक बार अब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके बाद इनको यूटिलाइज़ करेंगे, यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने प्लांट्स को यूज़ किया या इन ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए, राइट। क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है मुझे, न्यूट्रलाइज करना है, आइदर यू न्यूट्रलाइज और यू अब्जॉर्ब और यू एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब होता है उपयोग में लाना, यूज करना, राइट। तो ये इंटीग्रेटेड मेथड हुआ। अब जब वाटर इन मार्शेस से फ्लो होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लैंड है ना, बहुत बड़ा एरिया है, अब ये पानी जब इस जगह से फ्लो होगा, इन मार्शी एरिया से फ्लो होगा, तो इसके अंदर के जितने भी पोल्यूटेंट्स है वो सबको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर विल बिकम क्लीन एंड क्लियर, इजंट इट। तो इस तरीके से हमारा वाटर जो है वो प्योरीफाई हो गया। ये मार्श लैंड्स जो हैं इन्हें आगे चल के तो सेंचुरीज़ के फॉर्म में देखा जाने लगा बेटा। सेंचुरीज़ मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि वहाँ पे अब डाइवर्सिटी बहुत रिच हो गई, हमें डबल बेनिफिट हुआ, इकोसिस्टम सेव हो गया क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत एम्प्लीफाई हो गई वहाँ की, प्लस हमने ट्रीटमेंट भी कर दिया, वाटर और एयर, सॉरी हमारा जो वाटर है वो भी ट्रीट हो गया। तो यहाँ पे फिशेस, एनिमल्स, बर्ड सेंचुरी डेवलप हो गई क्योंकि बर्ड्स मोस्टली जो टॉल ट्रीज़ हैं, जो फ्रूट यील्ड करते हैं, वहाँ पे ये बर्ड्स आपको इजीली दिख जाएंगी इधर उधर घूमती हुई। तो बर्ड्स की डाइवर्सिटी को इन मार्शी लैंड्स ने सपोर्ट किया क्योंकि मार्शी लैंड्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फूड प्लस वाटर, दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा ब्लेंड है, बहुत अच्छा सोर्स है ना। इसीलिए यहाँ पे आपको इन सारे एनिमल्स का जो है नंबर इंक्रीज होता हुआ दिख गया, डाइवर्सिटी इंक्रीज हो गई। अब जो हमारे ये इंडिविजुअल्स थे, फ्रेंड्स ऑफ आर्काटा मार्श, मतलब इन्हें हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया है, वी स्टार्टेड कॉलिंग देम एज फोम, है ना। इसका मतलब है फ्रेंड्स ऑफ आर्काटा मार्श, राइट। मार्शी लैंड को बनाकर और उसे यूज करने में इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग था और अभी भी है, इसीलिए ये पूरे प्रोजेक्ट का नाम भी ये हो गया और उसके अलावा इन लोगों को भी ये स्पेशल नाम दे दिया। आज भी ये उस मार्शी लैंड को अपकीप करते हैं, उसको देखते हैं, देखभाल करते हैं, मेंटेन करते हैं। इट्स क्वाइट इको फ्रेंडली टेक्निक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ इशारा करती है। ऐसी एक स्टेप है, ऐसी एक प्रोसेस है बेटा जो हमने नेचर को बिना हार्म किए हुए डेवलप की है और हम यूज़ भी कर रहे हैं, राइट। तो नेचर ऑफ कोर्स ऐसी प्रोसेस को काफ़ी सपोर्ट करेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इकोलॉजिकल सैनिटेशन।
देखिए, जब आप सैनिटेशन की बात करते हैं तो बहुत, क्योंकि देखो हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं बेटा, हर लिविंग ऑर्गेनिज़्म वेस्ट तो बनाएगा ही, राइट? वेस्ट सब्सटेंसेस तो हमने बनाने ही हैं। किसी भी हालत में हमारे शरीर में ऑर्गेनिक वेस्ट बनेगा, हम उसे रिमूव भी करेंगे। मतलब आप ह्यूमन्स को देखें तो ह्यूमन्स विल डेफिनिटली कंटिन्यूअसली विल ईट एंड विल एक्सक्रीट, है ना? वैसे तो प्लांट्स का भी केस ऐसा ही होता है, लेकिन प्लांट्स में अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड इज कंपैरेटिवली लेस। तो तुम प्लांट्स को अभी छोड़ दो, अभी सिर्फ एनिमल्स के बारे में बात करो, दिखाया ह्यूमन है लेकिन इसमें सभी एनिमल्स इंक्लूडेड है, इजंट इट? तो अब आप एक्सक्रीट करेंगे तो यू विल यूज अ टॉयलेट, और फिर टॉयलेट कुछ अगर ऐसे हो, डेली एक्सक्रीट करना है भाई, इट्स वेरी मच नीडेड। जब आप डेली एक्सक्रीशन करेंगे तो डेली वेस्ट जनरेट होगा, और वो डेली वेस्ट को अगर आप इस कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दें तो क्या ये मेरे प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा? होगा ना? भाई तुम ज़रा सोच के देखो बेटा, प्लांट्स को एनपीके बहुत ज़्यादा चाहिए। नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होता है फीकल मैटर, है ना? तो अगर ये फीकल मैटर मेरे प्लांट्स को मिल जाए तो क्या नाइट्रोजन नहीं मिल गया मेरे प्लांट्स को? डेफ़िनिटली मिल गया। तो प्लांट्स को ये नाइट्रोजन मिल जाने के कारण क्या होगा? प्लांट्स बहुत अच्छे से डेवलप होंगे। तो अगर आपने इस पूरे वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया है इनटू कंपोस्ट, और ये कंपोस्ट जब आप प्लांट्स को सप्लाई करेंगे तो योर प्लांट्स विल स्टार्ट स्प्राउटिंग, विल स्टार्ट ग्रोइंग, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज़्यादा यील्ड होगी, एंड दिस इज़ हाउ वी विल ऑब्टेन मोर फूड। सो हमारे ये जो इको सैंड टॉयलेट्स हैं, ये इसीलिए बनाए गए ताकि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकें, और हम ये देख सकें कि हम किसी भी कंपोस्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो नेचर में पल्यूटेंट ना रेज करे, नेचर में हार्म ना कॉज करे, राइट? तो इस तरीके से इट वाज अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा को हैंडल करना है तो क्यों चैलेंज था ये हमारे लिए, ऐसी प्रोसेस हमें डेवलप करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी बेटा? तो उसका एक सीधा सा आंसर ये है कि हम चाहते हैं कि बहुत हाइजीनिक तरीके से ये सारी प्रोसेसेस हों। अगर आप फीकल मैटर को हाइजीनिक तरीके से हैंडल करते हैं, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड होने देंगे, तो डेफिनेटली इट विल बी अ बेनिफिशियल प्रोसेस फॉर द वन हु इज हैंडलिंग प्लस फॉर द एनवायरनमेंट। दोनों के लिए ये बहुत अच्छा होगा। इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट मेथड है, हाइजीनिक मेथड है, जिसके कारण हम बहुत सेफ रहते हैं, क्योंकि फीकल मैटर और फीसेस इज द वेरी पोटेंट सोर्स ऑफ पैथोजेंस, राइट? ये तो पता है ना बेटा आपको कि जितने भी पैथोजेंस हैं वो सबसे ज़्यादा नंबर में आपको इसी मैटर में मिलेंगे। तो हमें इसी मैटर को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करना है, हमें इसे यूज़ करना है एज अ नेचुरल फर्टिलाइज़र। नेचुरल फर्टिलाइज़र का मतलब क्या है बेटा? जो नेचर से ही हमें मिला है, केमिकल बेस्ड नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, इनको हम यूज़ करेंगे एज अ फर्टिलाइज़र, इसलिए उसे हमने नेचुरल फर्टिलाइज़र बोला है। जितने ज़्यादा आप नेचुरल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे, उतना आपकी डिपेंडेंसी केमिकल फर्टिलाइज़र्स पे कम हो जाएगी, इज़न्ट इट? केमिकल फर्टिलाइज़र्स क्या है बेटा? मुझे हर बार किसी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, उस इंडस्ट्री से रिसोर्सेस लेने पड़ेंगे, वो फर्टिलाइज़र्स लेने पड़ेंगे और उन्हें यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कर दूँ, तो डेफ़िनेटली मेरे पास फर्टिलाइज़र्स का बहुत अच्छा सोर्स है, नेचुरल फर्टिलाइज़र, और उस तरीके से सॉइल का जो इकोसिस्टम है, दैट विल ऑल्सो रिमेन बैलेंस्ड, इजंट इट? भाई सॉइल के अंदर भी तो एक इकोलॉजी है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती है। तो अगर वहाँ पे तुम केमिकल्स को यूज़ नहीं करोगे तो डेफिनेटली सॉइल की फर्टिलिटी अपने नेचुरल तरीके से बढ़ना शुरू होगी, एंड दैट विल बी एन एडवांटेज फॉर द फार्मर्स, राइट? इवन दैट विल बी अ वेरी गुड सोर्स फॉर द ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रीड इन द सॉइल, क्योंकि अब उन्हें क्या मिल रहा है? एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो इस तरीके से ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर देते हैं। देखते हैं वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के मेथड्स हमारे पास क्या-क्या हैं। ये एक तो इको सैंड टॉयलेट्स जो है ना, ये डेवलप किए गए ताकि फीकल मैटर का रिलीज जो है वो कम से कम हो, क्योंकि सीवेज में सबसे ज़्यादा यही फीसेस हैं, फीकल मैटर है मतलब। तो फीकल मैटर को अगर तुमने पहले ही कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, वी हैव स्पेशल बिल्ट इन टॉयलेट्स व्हिच आर कॉल्ड एज इको सैंड टॉयलेट्स, जिन्हें हमने बहुत ज़्यादा बांग्लादेश और केरला में भी यूज़ किया है। श्रीलंका और केरला में भी जिन्हें सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, ये इको सैंड टॉयलेट्स हैं जो बिल्ड किए गए, और इस
टॉयलेट की स्पेशलिटी है कि जो फीसेस हैं उसे वहीं पे ड्राई करके और कंपोस्ट के फॉर्म में होने के लिए रिलीज़ कर दिया जाता है। कंपोस्ट के फॉर्म में वो थोड़ा सा लेट डेवलप होती है, लेकिन द फीकल मैटर इज़ कम्प्लीटली मेड टू ड्राई इन द टॉयलेट्स इटसेल्फ, राइट। वाटर को भी पोल्यूशन से बचाने के लिए हमारे पास वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट था, जो कि 1974 में डेवलप किया गया, प्रपोज किया गया। इस वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट का एक ही पर्पस था कि हमें वाटर का जितना भी पोल्यूशन लेवल है उसे रिड्यूस करना है, राइट। वाटर के अंदर जो अलग अलग तरीके के डिस्चार्ज हैं उन्हें हमें कंट्रोल करना है। हम हर टाइप का डिस्चार्ज वाटर में जाने नहीं दे सकते, isn't it? इवन जो कहना चाहिए जो सीवर लाइंस हैं, सीवर लाइंस का डिस्चार्ज भी किसी भी वाटर बॉडी में नहीं होगा ओपनली। सिवेज वाटर अलग ही ट्रैवल करेगा और जो हमारी रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स का वाटर है वो अलग ही रहेगा। दोनों को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि बीच में काफ़ी लंबे समय तक बेटा ऐसा भी हुआ कि जो सीवर लाइंस हैं उन्हें रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता था और वहाँ पे वो डाइल्यूट हो जाते थे। ऐसा उनके डाइल्यूशन के लिए तो अच्छा था, लेकिन रिवर के लिए वो पोल्यूशन था। तो ग्रेजुअली रिवर्स दे स्टार्टेड गेटिंग टर्निंग इनटू सीवर लाइंस, राइट। तो ये एक अच्छा साइन नहीं था। आप गंगा का, नर्मदा का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये ऐसी रिवर्स थी जो हैं इनफैक्ट जो हमारे लिए सेक्रेड है, ऑफ कोर्स, है ना, हमारे सेंटिमेंट्स कनेक्टेड हैं इनसे। इन रिवर्स में ये सारा डिस्चार्ज जब डलने लगा तो ये रिवर्स हाईली पोल्यूटेड हो गई और इन रिवर्स का वाटर इतना कंटामिनेटेड हो गया कि हम उसे पीने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, राइट। तो इसीलिए कुछ नियम, कुछ कायदे बनाए गए 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन तहत एक्ट के तहत। केरला, श्रीलंका में इको सैंड टॉयलेट्स प्रिपेयर किए गए, जहाँ पे सीवेज और इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंस तो फिलहाल छोड़ दीजिए, जो फीकल मैटर है उस फीकल मैटर को सीवेज में कम करने के लिए इन टॉयलेट्स में ही उनको ड्राई किया जाने लगा और फिर उन्हें डिस्चार्ज किया जाने लगा।